हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बुद्धा विजन क्लासेस। आज हम सभी कक्षा 10 के जो है और राजनीतिक विज्ञान की फर्स्ट चैप्टर जो है कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, उससे हम आगे कुछ उसी विषय से उसी पाठ परिचय से हम आगे बढ़ेंगे कि उस पूरे पाठ में और कौन कौन सी बातें बताई गई है और किस प्रकार से लोकतंत्र में जो है वो सत्ता की साझेदारी निभाई जाती है या सत्ता में भागीदारी करने के लिए जनता या फिर सरकार या फिर शासन में बैठे हुए लोग जो हैं वो अलग अलग किन किन तरीकों से जो है वो भूमिका निभाते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम ये चर्चा करेंगे कि हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में कि जितने भी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो कार्यपालिका हो, विधायिका हो, व्यवस्थापिका हो या फिर न्यायपालिका हो, तो इन सभी जो व्यवस्थाएं हैं या संस्थाएं हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सामाजिक विभाजन या विभिन्नता कि क्या लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में या लोकतांत्रिक संस्थाओं में या लोकतांत्रिक देशों में सामाजिक विभाजन है या उसमें सामाजिक विभिन्नता है या नहीं है। तो देखो, दुनिया में जितने भी देश हैं, कोई भी लोकतांत्रिक देश जहां पे लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चलाई जाती है, उस हर देश में किसी न किसी रूप में सामाजिक विभाजन मौजूद है या सामाजिक विभिन्नता मौजूद है। लोग आपस में एक दूसरे से अलग हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक ही जाति, एक ही धर्म, एक ही भाषा में जो भी लोग होते हैं, उनके अंदर में विभेद होता है, उनके अंदर में मतभेद होता है। आपकी किताब में कई चीजों का उल्लेख किया गया है कि ओलंपिक में जो था वो अमेरिका के जो एथलीट्स थे, अमेरिका के जो खिलाड़ी थे, उनके साथ नस्लीय टिप्पणी की गई थी। अब ये नस्लीय टिप्पणी क्या होती है? नस्लीय टिप्पणी होती है कि किसी व्यक्ति को रंग, उसके आकार, उसके जाति, उसके धर्म के हिसाब से जो है, नस्ल के हिसाब से टिप्पणी या उस पर कुछ कमेंट करना, इस प्रकार को उसको नस्लीय टिप्पणी कहा जाता है। जैसे अमेरिका में आप जाओगे तो वहां पे श्वेत और अश्वेतों की लड़ाई है। ऑस्ट्रेलिया में भी है तो वहां पे भाषाओं के हिसाब से विभिन्नता है। यहाँ तक कि श्रीलंका जो कि हमारा भारत का पड़ोसी देश है, वहां पे भी भाषा और क्षेत्र के हिसाब से और धर्म के हिसाब से जो था वो मतभेद था, या आपस में कह सकते हैं कि बहुत ही बड़ा एक कंट्राडिक्शन भी हुआ था, जिसमें हमारे भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या भी उसके तहत की कर दी गई थी कि वहां पे सिंहली भाषा के लोग, तमिल भाषा के लोग जो थे वो भाषा के आधार पे बटे हुए थे, भाषा के आधार पे विभिन्नताएं थी। बौद्ध थे या फिर हिंदू जो थे, उनके बीच में वहां पे संघर्ष हुआ था। तो आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सामाजिक विभाजन या जो विभिन्नता होती है वो किस रूप में मौजूद है। जैसे अगर हम बात करें भारत का, तो भारत के लोकतंत्र में जो है, या कह सकते हैं कि भारत के लोकतांत्रिक सरकार में, तो भारत में धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, रंग के हिसाब से या क्षेत्र के हिसाब से, यहाँ तक कि लिंग के हिसाब से भी हमारे जो लोकतांत्रिक देशों में, भारत में जो है वो अलग अलग जगह विभिन्नताएं हैं। हम धर्म को लेकर भी कभी कभी झगड़ लेते हैं, भाषा को लेकर के लड़ लेते हैं कि वो उस भाषा के बोलने वाले हैं। जैसे अभी वर्तमान समय भी तमिलनाडु और भारत सरकार के बीच में कंट्राडिक्शन चल रहा है कि हिंदी को जो है वो थर्ड भाषा के रूप में मान्यता दीजिए, तो वो बोल रहे हैं हम अपनी तमिल को छोड़ करके क्यों करें, हमारी तमिल जो है वो तमिल पहचान है, तमिल आइडेंटिटी है। तो ये तरीके आज भी भारत में देखे जाते हैं, पहले भी था और आज भी है कि सरकारों के बीच में कंट्राडिक्शन हो जाती है, भाषा को लेकर के, धर्म को लेकर के, जाति को लेकर के। आज भारत में जो है वो उच्च जाति, नीची जाति, स्वर्ण, दलित, बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक, मुस्लिम, हिंदू, अनेक प्रकार की विभिन्नताएं मौजूद है और ये कभी न कहीं किसी न किसी रूप में जो है लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का एक कार्य करता है। इससे आप ये जानने की कोशिश करो, जैसे इसमें एक आता है आगे, आप सेकंड जब पढ़ोगे कि सामाजिक भेदभाव एवं विविधता, कि क्या सामाजिक भेदभाव मौजूद है या नहीं है। तो सामाजिक विभिन्नता हो या सामाजिक भेदभाव हो, सामाजिक भेदभाव हो सकता है किसी व्यक्ति के साथ रंग के आधार पर कर दिया जाए, काला गोरा के हिसाब से कर दिया जाए, या किसी व्यक्ति के शारीरिक संरचना के हिसाब से कर दिया जाए कि वो मोटा है, पतला है, लंबा है। तो ये भी एक सामाजिक भेदभाव का ही रूल है, जबकि हमारे भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है कि आप किसी व्यक्ति को जो है वो भेदभाव उनके साथ नहीं कर सकते हैं, समानता का अधिकार है। लेकिन ये चीजें होते हुए भी हमारे भारत में जो है वो आज सामाजिक भेदभाव कई स्तर से मौजूद है, कई चीजों से मौजूद है। हम जातियों को देख लेते हैं। अब रहा सवाल कि जाति क्या होती है या जाति कही किसको जाती है, तो आप ये जानो कि जाति दुनिया के किसी भी क्षेत्र में या समुदाय किसी भी क्षेत्र में जो है वो वंशानुगत है, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी
जो पेशा, जिस व्यक्ति जो पेशा करते थे, जो कार्य करते थे, जो उनकी श्रम होता था, उस श्रम को जो सामाजिक मान्यताएं प्रदान की गई वह जाति का वर्ग कहलाती है। जैसे अगर आप एग्जाम्पल ले लो कि कोई व्यक्ति जो थे वो लकड़ी का काम करने लगे तो उनको धीरे धीरे जो है वो बढ़ई के रूप में प्रभाषित कर दिया गया। तो ये जाति होता है, यानी जाति की परिभाषा सीधे से ये बात है कि कई वर्षों से वंशानुगत या फिर अपने पीढ़ी दर पीढ़ी जो पेशा था या पेशा को जो करते करते सामाजिक मान्यताएं प्रदान कर दी गई, वह एक जाति का स्वरूप ले लिया। आज ऐसा है कि हमारे भारत में लगभग अधिकतर लोग अपनी जातियों में ही शादी विवाह, यहाँ तक कि संबंध, जो भी आप कह सकते हैं, सामाजिक रूप या सामाजिक हित कह सकते हैं, या अपने लिए सामाजिक फायदे, तो हर व्यक्ति, हर समुदाय जो है वो अपनी जाति के हिसाब से देखने लगा है। आज भारत में राजनीति होती है, आप जब सेकंड में पढ़ोगे कि राजनीति का या जाति का राजनीति पर प्रभाव, कि जाति का राजनीति पर क्या प्रभाव है, तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारा बिहार। हमारे बिहार के बारे में कहा जाता है कि जाति है कि कभी जाति नहीं है, मतलब कि जो कास्ट है वो नेवर गोन, इसको कहा जाता है कि कास्ट विल नेवर गोन इन द पॉलिटिक्स ऑफ द बिहार, कि बिहार की राजनीति में जाति ऐसा एक मुद्दा है, या फिर बिहार को छोड़ो, आप पूरे भारत में ले लो आप, कि पूरे भारत में ही कहीं ना कहीं जाति जो है वो हमारी राजनीति को प्रभावित कर रहा है। आज हम सभी जो हैं वो अपने जाति के हिसाब से लड़ते हैं, अपने उम्मीदवारों को देखते हैं, कैंडिडेट को यहाँ तक ही देखा जाता है। अच्छे कैंडिडेट जो हैं, अगर आपकी जाति से बिलोंग नहीं करता हो या फिर उस क्षेत्र में, यहाँ तक कि आप जनता को छोड़ो, जो शासन व्यवस्थाएं हैं, जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो राजनीतिक दल हैं, वो भी टिकट देने से पहले ये देखते हैं कि जिस विधानसभा क्षेत्र में, जिस लोकसभा क्षेत्र में हम टिकट दे रहे हैं, तो किस जाति की संख्या कितनी अधिक है, या कौन सी जाति के लोग हैं, या किस जाति के जो व्यक्ति है वो हमें सीट जिता करके दे सकता है, यहाँ पे सीट निकाल सकता है। तो यहाँ तक आप ये समझो कि सरकार भी जो है, यहाँ पे कहा जाता है कि राजनीति का जाति में प्रभाव बिल्कुल है। हमारी सरकार जब भी सरकारी जॉब के लिए कुछ करती है तो उसमें भी जाति का कॉलम है, और फिर हम लोग बोलते हैं कि हमें जातियों के बंधन से अलग हो जाना चाहिए। तो ये एक सामाजिक बंधन है जो व्यक्ति की खुद की नहीं होता है। कहा जाता है कि व्यक्ति अपनी जाति खुद निर्धारित नहीं कर सकता है, उसकी जाति जो है वो उसके जन्म से निर्धारित होता है। जो व्यक्ति जिस समुदाय में जन्म लेता है, उसके पिता की जो जाति है वही उसकी जाति हो जाती है। आप या हम, कोई भी व्यक्ति जो है वो चाह करके भी जाति अलग नहीं कर सकते हैं। आप भले आप अंतरजातीय विवाह कर लो, अंतर धार्मिक विवाह कर लो, या अंतरदेशीय विवाह कर लो, जो इसमें शादी कर लेते हैं लोग, लेकिन हमारे रूल है कि जिस व्यक्ति की जो जाति थी वो भले धर्म चेंज कर लेगा फिर भी उसकी जाति वही रहेगी। तो जाति हमें खुद से नहीं है कि उसको हम बदल सकते हैं, वो हम लोग के अधिकार में नहीं होता है, इंसान के स्वतः अधिकार में नहीं होता है, बल्कि वो एक सामाजिक अधिकार है जो समाज के द्वारा प्रदान कर दिया गया। और इसी के तहत जो है लोकतांत्रिक सरकारों में, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में, या लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाले देशों में जो है वो कई स्तर पे सामाजिक भेदभाव, सामाजिक विभिन्नता जो है वो मौजूद है। भारत में ही ले लो, तो भारत में मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि महाराष्ट्र में मराठियों के लिए लड़ाई हो जाती है, कि बिहार के लोग काम करने आते हैं, उनके साथ भेदभाव हो जाता है कि आप बिहार के लोगों, बिहारी हो, ये हो, ऐसे हो, अनेक प्रकार की बातें कही जाती है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। तो वहां पे धर्म नहीं देखा गया, वहां पे क्षेत्र देखा गया। उसी प्रकार से आप बिहार में आओगे तो बिहार में हो सकता है कि जिला के आधार पर बंटवारा हो जाए, कोई व्यक्ति जाति के हिसाब से बंटवारा हो जाए। अब रहा सवाल कि सामाजिक विभाजन के कितने जो हैं वो तत्व हैं, या कितने मूल प्रकार हैं, कि किस प्रकार से सामाजिक विभाजन जो है वो बांटा जाता है, या जातीय विभाजन बांटा जाता है। तो जाति विभाजन के या सामाजिक विभाजन के मुख्यतः 3 तत्व हैं। वो 3 तत्व कौन कौन है हम उसकी चर्चा कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले आता है कि जातिगत असमानताएं, कि क्या हमारे देश में जातिगत असमानताएं हैं। तो बिल्कुल है, आज भी जो है हमारे देश में कई प्रकार की जातियां होती है, उच्ची जातियां, नीची जातियां। कुछ जातियों का जो है वो कुछ क्षेत्र में वर्चस्व है, बाकी जातियां जो है उस चीज के लिए संघर्ष करती है। आप कई बार इसका उदाहरण देखेंगे, इसी चैप्टर में आपको आगे पढ़ने के लिए मिलेगा कि दलित पैंथर्स, जिससे दलितों ने अपने अधिकार के लिए लड़ाई किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था, उनकी किताब भी थी, एक चैप्टर भी था कि श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। तो उन्होंने ये बात बोली थी कि हमारे देश में श्रम के आधार पर विभाजन कर दिया गया जातियों का। उस व्यक्ति के गुण नहीं देखे जाते हैं, उस व्यक्ति के विचार नहीं देखे जाते हैं। आप कितना भी पढ़ा लिखा रहो, लेकिन आप अपनी जाति चेंज नहीं कर सकते हो, आपकी पहचान वही रहेगी कि वो जाति है। तो ये जातिगत असमानताएं वाकई में हमारे देश में है। कई ऐसी जातियां हैं जो नीची जातियां हैं, जो आज भी गरीबी में जी रही हैं, आज भी वो वंचित हैं,
आज भी वो कहा जाता है कि दलित जो है वो उतने सामाजिक रूप से या फिर आर्थिक रूप से उतने संपन्न नहीं आए हैं, समाज के मुख्य धारा में नहीं आए हैं। तो उनके बीच में कभी ना कभी वो चीजें लेकर के राजनीति होती है। आप अभी बिहार का चुनाव चल रहा है, आप देखना ध्यान से, अभी नेता जो है वो अलग अलग कार्ड खेलना शुरू कर दे रहे हैं। कोई बोलेंगे कि इतनी शासन प्रकार में या शासन इतने साल के शासन में इस जाति के खिलाफ काम नहीं किया गया, या इस जाति के खिलाफ काम नहीं किया गया, इस जाति के लोग आज भी गरीब हैं, आज भी वंचित है, आज भी गाँव में रहते हैं, आज भी फूटे घरों में रहते हैं। तो वो क्या है, एक हर व्यक्ति जो है वो अपने तरीके से राजनीति को प्रभावित कर रहा है जाति का। यहाँ तक कि हमारे बिहार में तो कई ऐसे पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिनकी पहचान ही जाति के आधार पे है कि ये पार्टी जो है वो इस जाति की पार्टी है, वो इस जाति के वोट दिलवाते हैं। तो उनकी नेताओं के सिर्फ पूछ ही इसीलिए है कि वो उस जाति के नेता हैं, उनकी और कोई गुण नहीं है जिसके द्वारा उनका पूछा जा सके। तो ये समाज में आज भी जातिगत क्या है, असमानताएं हैं। अब रहा कि चुनाव में या चुनावी राजनीति में जाति तो बिल्कुल है, चुनाव के हर क्षेत्र में जाति मौजूद है। यहाँ पे टिकट बंटवारे से लेकर के चुनाव जीतने से लेकर के आरक्षण तक का जो है वो हर एक चीज में राजनीति में जाति देखी जाती है, और चुनावी राजनीति में तो वाकई जाति देखी जाती है। मैंने पहले भी बोला कि बिहार में कहा जाता है कि जाति है जो कभी जाति नहीं है, कि जाति एक ऐसी पहचान हम लोगों की बन गई है। जातिवाद, क्षेत्रवाद, परिवारवाद, आजकल तो जातिवाद परिवारवाद का भी एक नया स्वरूप लेने लगा है कि हम अपनी जाति से इतने बंध गए हैं कि नेता अपने बेटे को खड़ा कर देते हैं, हम उनको ही चुनाव के चिता भेज देते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमारी जाति के लोग हैं, हमारा कुछ ना कुछ तो काम करेंगे ही है, और हम अच्छे कैंडिडेट को नहीं देखते हैं, अच्छे उम्मीदवार को नहीं देखते हैं। तो ये सभी जो तरीके हैं, सभी जो प्रकार हैं, वो लोकतंत्र को प्रभावित करता है, या लोकतांत्रिक सरकारों को या लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को प्रभावित करता है। अब रहा सवाल कि जाति निर्धारित करने का या सामाजिक विभाजन के कितने तत्व हैं, तो 3 तत्व हैं। इसमें पहला जो है कि प्रथम तत्व यह कहता है कि व्यक्ति की अनेक पहचान है, उसकी जो है उसकी चेतना, उसकी भावना, यानी कि एक व्यक्ति में जो है कि एक व्यक्ति में कई प्रकार की भावनाएं और कई प्रकार की चेतना होती है, और वह अपनी पहचान को, कि कोई व्यक्ति जो है वो अपनी पहचान को अपने तक सीमित रखना चाहता है। इसका अर्थ क्या हुआ, जैसे मान लो कि हर एक व्यक्ति में राष्ट्रवाद की भावना होती है, अपने देश के प्रति उसको प्रेम होता है, लेकिन इन सब के साथ भी उस व्यक्ति में जो है वो उपराष्ट्रीयवाद या फिर क्षेत्रीयवाद की भावना भी होता है। अब इसको यहाँ पर आप इस प्रकार से समझो कि अगर कोई बिहार का व्यक्ति है, वो जब दिल्ली जाता है तो अपनी पहचान क्या बताता है कि मैं बिहारी हूँ। जब वही व्यक्ति अगर भारत से बाहर जाता है तो पहचान में जाता है कि मैं भारतीय हूँ। तो वही बातें हैं कि हर व्यक्ति जो है वो अपने आप को भारतीय मानता है, ये उसकी प्रथम पहचान है, राष्ट्रीय पहचान है कि आई एम इंडियन। लेकिन इसके साथ भी उसकी कई और पहचान साथ में जुड़ी हुई है, साथ साथ चलती है, पैरेलल चलती है, और क्षेत्र के हिसाब से उसकी पहचान जो है वो बदलते जाती है। और व्यक्ति, जब कोई व्यक्ति को अपनी जो चेतना है, अपनी जो भावना है, और अपने जो मन की जो उसके कह सकते हो कि जिस प्रकार से सोचने की क्षमता है, तो जब एक चेतना दूसरे चेतना पर भारी पड़ता है, या एक चेतना जब दूसरे चेतना को ऊपर हावी होने लगता है, तब हमारे देश में या जब हमारे समाज में सामाजिक असंतुलन पैदा हो जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल आप समझो कि मुंबई में जब मराठियों ने अपने आप को मराठी ज्यादा समझा कि नहीं मैं महाराष्ट्र का, अगर वो ये समझ लेते कि नहीं हम सभी इंडियन हैं और पूरे भारत पे हर एक लोग आ जा सकता है, काम कर सकता है, क्योंकि हम सभी जो हैं वो सबसे पहले क्या हैं, भारतीय हैं। लेकिन जब उनके ऊपर ये भारतीयता की भावना से ज्यादा अपनी मराठी मानस को लेकर के अपनी मराठी पहचान ज्यादा उनको अथी हो गया, या ज्यादा उग्र हो गया, ज्यादा उन पे भारी पड़ गया, तब वो उत्तर भारतीयों के खिलाफ संघर्ष हुआ, वहां पे हिंसा हुआ, भेदभाव हुआ, उनके साथ मारपीट की गई, कई लोगों की हत्या कर दी गई। तो ये तरीके हैं कि जब किसी व्यक्ति की धार्मिक पहचान या जातिगत पहचान या उसकी सामाजिक पहचान उसकी राष्ट्रीय भावना से ज्यादा उग्र हो जाए, तो ये प्रथम तत्व कहलाता है। प्रथम तत्व यही कहता है कि एक व्यक्ति में एक नहीं अनेक भावनाएं एक साथ होती है, लेकिन हम सभी की एक भावनाएं अगर दूसरी भावनाओं पे ज्यादा उग्र हो जाए तो यह सामाजिक असंतुलन पैदा करता है। जो दूसरा तत्व है कि सामाजिक निर्धारण के दूसरा तत्व क्या है, या द्वितीय तत्व क्या कहलाता है, तो द्वितीय तत्व यह कहता है कि व्यक्ति अपनी बातों को रखने के लिए लोकतंत्र में आजाद है,
वो स्वतंत्र है और व्यक्ति अपनी समाज की या अपनी समुदाय की या अपनी क्षेत्र की समस्याओं को सरकार के सामने उठा सकती है या उसकी मांग रख सकती है। लेकिन शर्त यही है कि वो व्यक्ति संविधान के अंतर्गत और दूसरे समुदाय को ठेस न पहुंचाने वाली या उनको न पहुंचाने वाली बातों को तो सरकार जो है वो आसानी से मांग लेती है या उसको मान लेती है, उस बातचीत को सुलह कर लेती है। जैसे हम सभी जो हैं वो अपनी मांग के लिए सरकार पर निर्भर हैं कि हम जब भी सामाजिक तरीके से कोई समस्या होती है या हमारे समुदाय में दिक्कत है तो हम सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, सरकार से आवाज उठाते हैं। जैसे आप आरक्षण को ले लो तो राजस्थान में जाट आरक्षण, महाराष्ट्र में कि मराठाओं को और आरक्षण की वृद्धि की जाए, तो हम सभी जो हैं वो स्वतंत्र हैं अपनी मांगों को लेकर के, अपने समाज के हितों के लिए, अपने समुदाय को हितों के लिए। तो दूसरा तत्व का मेन मकसद यही है कि दूसरा तत्व यह कहता है सामाजिक विभाजन का कि व्यक्ति अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए स्वतंत्र है, अपनी मांगों के लिए स्वतंत्र है। लेकिन रहा सवाल सरकार का, तो सरकार जो है वो इजी में कब मानती है कि जब वो संविधान के अंतर्गत हो, कि संविधान को उल्लंघन ना कर रहा हो, और दूसरा कि उसकी व्यक्ति या जिस समाज की मांग है या जिस समुदाय की मांग है वो किसी दूसरे समुदाय को नुकसान ना पहुंचा रहा हो या उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहा हो। तो ऐसी मांगे तो सरकार आसानी से मांग लेती है या उसको मान लेती है, उसको रख लेती है। लेकिन जब इन दो चीजों पे कैटेगरी पे जो खड़ा नहीं होता है, उन मांगों को स्वीकार क्या कर देती है, अस्वीकार भी कर सकती है, कि उसको मना भी कर सकती है। तो ये द्वितीय तत्व है। तृतीय तत्व जो है, तो तीन मुख्य तत्व हैं किसी सामाजिक विभाजन के निर्धारण का। तृतीय तत्व यह कहलाता है कि सरकार या राजनीतिक दल किसी चीज को या किसी जाति की बातों को, किसी समुदाय की बातों को, किसी समाज की बातों को किस तरह से उठा रहे हैं या किस तरह से प्रदर्शित कर रहे हैं, उनकी मांगों को किस तरह से समर्थन दे रहे हैं। जैसे आप कई बार देखोगे कि बिहार में या फिर किसी भी राज्य के विधानसभा में या लोकसभा में जो है, तो जो हमारे चुने गए जनप्रतिनिधि होते हैं वो अपने समाज के संबंधित बातों को उठाते हैं। वो वहां पे भाषण के द्वारा कहते हैं सरकार को, बोलते हैं हम आपका ध्यान आकर्षण कराना चाहते हैं कि इस समुदाय के खिलाफ जो है बहुत ज्यादा भेदभाव हो रहा है। तो ये तृतीय तत्व है और तृतीय तत्व में मुख्यतः सरकार का पक्ष शामिल होता है कि सरकार समाज को या फिर देश के संबंधित या फिर समुदाय से संबंधित मांगों को किस तरह उठा रही है या वो किस तरह उसको समर्थन दे रही है या नहीं दे रही है, या चीजों को बात मान रही है या नहीं मान रही है। जैसे अगर आप इसका एग्जाम्पल ले लो तो भारत में आजादी से ही दलितों के जो है वो अलग अलग मांग रहे हैं कि दलित जो है वो कहा जाता है कि पिछड़े हैं, ये मुख्यधारा से बटे हुए हैं, अभी तक मुख्यधारा में नहीं लौट पाए हैं, इनको सरकारी नौकरियों में, इनकी सरकारी संस्थाओं में, इनको शैक्षणिक संस्थाओं में उतना प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है जितना बाकी समाज के द्वारा दिया गया है। तो सरकार अभी तक तो पूरी तरीके से इनकी बात को नहीं मांगती है, सिर्फ इनकी मांगों को उठा लेती है, चुनाव में अपना जो है पक्ष ले लेती है, अपना एक वेटेज ले लेती है और आज तक इस चीज को, मांग को अभी तक स्वीकार नहीं करते आ रही है। हर सरकार जो है इसको इनकार करते आ रही है। इसके पीछे वो तर्क देती है कि अगर हम उनकी सारी बातों को मांग ले तो हमारे देश में जो है वो सामाजिक असंतुलन पैदा हो जाएगा। अब ये कितना सही है कितना गलत है ये तो सरकार जाने और आप सभी पे निर्भर करता है, लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो इसको उठाने के काम करते रहते हैं। अपनी हर बार मुद्दा जो है उठाया जाता है, सामाजिक मुद्दा, दलितों के साथ नुकसान के मुद्दा, उनके साथ भेदभाव का मुद्दा, उनके साथ छेड़खानी का मुद्दा। तो ये दूसरी बात कि आप गांव में जाओगे तो पहले जो थी वो सामंतवादी व्यवस्थाएं थी जिसमें जातिगत जो है वो हिंसा या शोषण होता था। तो ये हर एक तरह की मुद्दे उठाई जाती है, आजादी से लेकर आज तक चल रहा है। और आप इतना जानो कि आज भारत की राजनीति जो है वो दलितों, अल्पसंख्यकों, जिसमें आप मुख्य रूप से जो है वो हम लोग मुस्लिमों को रख लेते हैं कि अल्पसंख्यकों को, मुस्लिमों को मान लिया जाता है, अल्पसंख्यकों, उसके बाद पिछड़ा वर्ग यानी जिसको हम ओबीसी बोलते हैं। तो आज भारत की राजनीति पूरी तरीके से इन तीन लोगों पर निर्भर हो गई है। ये पूरी राजनीति जो है, भारत की राजनीति जो है वो दलितों, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक और पिछड़ों पे एकदम केंद्रित हो गई है। आज भारत की जो राजनीति है लगभग 1990 के बाद जब मंडल कमीशन या मंडल आयोग आया था तो पूरी तरीके से इस पर सेंटर हो गया है, इस पर केंद्रित हो गया है। आज भारत के किसी भी चुनाव में इन तीनों के बात किए बगैर वो चुनाव संपन्न नहीं होता है। उनकी मांगों को लेकर के, उनकी आवाजों को उठा करके बिना चीजें संपन्न नहीं होता है। आज आंदोलन भी होते हैं,
कई तरह से जन संघर्ष भी होता है, कहीं कहीं पे सरकार का और शासन के प्रति जो है वो जनता का आपसी संघर्ष, आपसी टकराव भी हो जाता है। तो ये अलग अलग मुद्दे रहे हैं सरकार का और 3 मुख्य निर्धारक तत्व रहे हैं। अब इसमें आता है कि जातिगत असमानताएं हो गई बात, फिर वर्ण व्यवस्थाएं की बात आती है। तो मैंने पहले बताया कि जातिगत को जो है वो वंशागत कर दिया गया है, कि जाति को जो है वो जन्म आधारित कर दिया गया है। आप जाति नहीं परिवर्तित कर सकते हैं, वो किसी व्यक्ति की अपनी वश में नहीं है, उसकी सामाजिक पहचान खुद की वश में नहीं होती है, या कह सकते हो कि उसकी जातिगत पहचान खुद की वश में नहीं होती है। तो ये पूरी जो संरचनाएं हैं कि हम सत्ता में साझेदारी के लिए किस तरीके से बात कर सकते हैं। एक और इसमें आता है लैंगिक भेदभाव, कि सत्ता में जो है वो लैंगिक भेदभाव का किस तरीके से प्रदर्शित किया जा रहा है। तो देखो, इसका मुख्य कारण यह है, इसका मुख्य एग्जाम्पल यह है कि लिंग के आधार पे, यानी कि स्त्री, पुरुष, महिला, बच्चे, इस चीज के आधार पर जो है वो भेदभाव करना या समाज के द्वारा जो है उसको गलत तरीके से पेश करना या नजरिए से देखना। तो आप ये जानो कि भारत में आज लैंगिक भेदभाव भी मौजूद है, और सिर्फ राजनीति की बात नहीं है। भारत के लगभग हर क्षेत्र में महिलाओं का प्रतिनिधित्व मुख्यतः जो है आज महिलाओं पर भी केंद्रित है राजनीति। आज हर पार्टी आती है, चुनाव में बोलती है कि हम महिलाओं को इतना ये देंगे, या फिर जो है आप इसका एग्जांपल दे सकते हो कि दिल्ली में जो है फ्री बस सेवा। तो आज महिलाओं को लुभाने के लिए, उनकी अपनी ओर वोट बैंक करने के लिए न जाने कितनी योजनाओं को लागू किया जाता है सरकार के द्वारा, या मांगे की जाती है। सुकन्या समृद्धि योजना, अलग अलग प्रकार की योजनाएं चल रही है। तो ये क्या है? लैंगिक भेदभाव का ही एक तरीका है कि राजनीति में जो है लैंगिक भेदभाव हो रहा है। आज आपको जानकारी ऐसे होगा कि हमारे भारत के लोकसभा में 543 मेंबर में से जो है लगभग 20% भी हैं जो वो महिलाएं नहीं हैं। तो ये है कि महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व बिल्कुल ही कम है। लेकिन एक व्यक्ति है जो कहते हैं कि पुरुषों के पास तो दृष्टि होती है लेकिन महिलाओं के पास अंतर्दृष्टि होती है। या कोई किताब में कथन है, लिखा गया है कि जब कहा जाता है कि पुरुषों के पास दृष्टि होती है और महिलाओं के पास अंतर्दृष्टि होती है, यानी महिलाएं वहां तक देख सकती है जहां तक पुरुष भी नहीं देख पाते हैं, यानी अंतर्दृष्टि होती है। लेकिन फिर भी आज महिलाएं जो है वो राजनीति के हाशिए पर हैं। पार्टियां उनको चुनाव में टिकट देने से परहेज करती है, लेकिन उनको वोट देने से उनको परहेज नहीं है। उनको प्रॉपर प्रतिनिधित्व देने से दिक्कत है, उनको सही प्रतिनिधित्व देने से दिक्कत है। दूसरा, हमारे समाज का भी एक दूसरा रूप देखने को मिलता है कि हम भी जनरली अपनी महिलाओं को अपने घर के जो है वो लैंगिक रूप से भेदभाव किया जाता है, उनको राजनीति में प्रमोट नहीं किया जाता है। तो एक गलती तो सरकार की और राजनीतिक दलों की है कि वो टिकट नहीं देना चाहते हैं जल्दी चुनाव में, क्योंकि वो ये मानते हैं कि महिलाएं जो है वो जिताऊ कैंडिडेट नहीं होती हैं, जिताऊ उम्मीदवार नहीं होती हैं, वो उतनी सीटें नहीं जिता सकती जितना कोई पुरुष जिता सकता है। दूसरा, हमारा समाज भी है जो उस चीज को सपोर्टिव नहीं है। तो ये एक लैंगिक भेदभाव या लैंगिक विभिन्नताओं का एक स्वरूप है, एक कारण है। तो ये पूरे किताब में आपको ये जानने का मिला कि सामाजिक तौर पे विभिन्नताएं कितनी हैं, विविधता क्या है, उनके बीच में अलग अलग भेदभाव कैसे हैं, सामाजिक समस्याएं कैसे उत्पन्न होती है, किस तरह से व्यक्ति जो है वो अपनी समाज के हितों को ध्यान में रख करके सरकार पे दबाव डालने का कार्य करता है, या अपनी समाज के, अपनी समुदाय के मांगों से लेकर के सत्ता में साझेदारी की भूमिका निभाना चाहता है। आज में इसमें आप ये भी जाने कि आज भारत की रणनीति जो है वो दलितों, महिलाओं, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, इन सभी पर केंद्रित हो गई है, या पूरी तरीके से जो है उस पर सेंट्रलाइज हो गई है। दूसरा, आपने ये भी जाना कि आज भारत की राजनीति में किस प्रकार से जाति और जातिवाद हावी है, यानी कि हम जातियों को देख करके या जातियों से निर्धारित करते हैं आज। तो जातिवाद हावी है, क्षेत्रवाद हावी है, परिवारवाद हावी है, सामाजिक भेदभाव मौजूद है, और इस तरह से लेकर के अलग अलग तत्व, अलग अलग चीजें से लेकर के जो है वो सरकार में भूमिका या सरकार में भागीदारी को लेकर के जन संघर्ष चलने का काम कर रहा है। तो ये पूरा फर्स्ट चैप्टर यही था कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में किस तरह सत्ता की साझेदारी निभाएंगे, या किस तरह से सरकार में अपनी हिस्सेदारी, अपनी भागीदारी को लेकर के हम कार्य करते हैं। अब रहा सवाल कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र के प्रकार कितने होते हैं, तो जरा हम इस पे भी चर्चा कर लेते हैं।